बिल्कुल, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वापस अपनी सीट संभाल लें। और बड़ी ज़बरदस्त इसकी फ़ोटो फिनिश हुई है, बड़ा ज़बरदस्त रेसिपी आज बनाई गई है, इसको डेफिनेटली ट्राई करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। और जनाब, प्रोग्राम में अब कुछ बात होगी, थोड़ी सी बात हो रही थी एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। हर शख्स से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट के हवाले से, और साथ ही ये कि आने वाले वक्त में हमारी मुल्क की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्या इकोनॉमिकली हमारे पास स्टेबिलिटी आएगी। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए एक बड़े ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारुफ आपका ये है कि आप पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से। और बड़ा कमाल ये है कि आपकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो बड़ी कमाल की होती हैं। वो जहाँ पर भी बैठ के जिस प्रोग्राम में भी अपनी प्रेडिक्शन देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, इकानमी के हवाले से हो, आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हो, या XYZ किसी भी मौजू के हवाले से, बड़ी कमाल की प्रेडिक्शन आपकी होती है। कनान चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनको मैं वेलकम करूँगा। कनान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। कैसे आप, खैरियत से हैं? ठीक, आई एम गुड। कनान, मैं आपसे बिला ताखीर ये जानना चाहूँगा कि पहले थोड़ी सी बात हो जाए एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से? क्या कोई स्टेबिलिटी आ रही है? आने वाले वक्त के हवाले से लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि क्या पाकिस्तान स्टेबल हो सकेगा। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्लीज़। अच्छा, बजट की डेट को अगर हम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ देखें तो पहले जो डेट रखी गई थी वो 5 जून 2026 थी। Exactly. और उसके बाद डिले हुआ जो कि 10 जून 2026 रखी गई, और फाइनली 12 जून 2026 की डेट रखी गई है। ये डिले हमें बताता है कि जोहल यानी सैटर्न का असर जो है बजट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज का दिन जुमे का दिन है। अगर हम डेट को जमा करते हैं, 12 जमा 6 जमा 8 को जमा करने से 12 जमा 6 जमा 2026 के 10 को जमा करने से हमारे पास जो अदद आता है वो 10 का आता है, यानी 1 का अदद हमारे पास आता है। 1 का अदद रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को और उन लोगों को जो चलाते हैं हुकूमत को। और 3 का अदद जो 12 को जमा करने से आता है वो सेक्रीफाइस की तरफ इशारा करता है। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से देखें तो इंटरप्रिटेशन हमें ये बताती है कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आवाम को बहुत ज्यादा इस बजट के बाद। अच्छा। और जुमे का दिन है, क्योंकि वीनस का इम्पैक्ट आता है तो वीनस लग्जरीज को जाहिर करता है। अब जो सैटर्न का इम्पैक्ट आ रहा है नंबर 8 के साथ, वो रूल करता है इंसाफ को, निज़ाम इंसाफ को, और लोअर मिडिल क्लास तबके को जो मजदूरी से मेहनत करने से ताल्लुक रखता है। इस बजट को अगर मैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ देखूं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बजट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाम को लग्जरी चीज़ों को लेके सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि वीनस हमें बता रहा है। और जब सेक्रीफाइस की बात आती है तो डेफिनेटली हमारा ज़हन भी इस तरफ जाता है कि अवाम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस बजट की अगर मैं बात करूं तो इस बजट के बाद बड़ी गाड़ियां महंगी हो सकती हैं क्योंकि लग्जरीज में आती हैं। वैसे तो हमारे एक वजीर मसरूफ ने लास्ट ईयर फरमाया था कि गीजर भी लग्जरी में आता है। अगर वो वाली डेफिनेशन ले तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बट द थिंग इज के लग्जरी में जो चीज़ें आती हैं इम्पोर्टेड अशिया हैं, गाड़ियां हैं, और इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसमें सोलर भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ जाएंगी हमारे पास, कॉस्मेटिक्स भी आ जाएंगी लग्जरी चीज़ों में, और मोबाइल फ़ोन्स भी आ जाएंगे। इस पर बड़े लेवल पे टैक्स जो है वो लग सकते हैं। एंड वीनस जो है ये लग्जरी का और सुकून का सियारा मानना चाहता है। इसका मतलब ये है कि अवाम को अपने सुकून की और लग्जरी चीज़ों की कुर्बानी भी किसी हद तक देनी पड़ेगी। अब ये जो सैटर्न का इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है ये हमें बताता है कि जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चीज़ें क़ुव्वत खरीद से कुछ बाहर हो सकती हैं। और यानी कि अदर वर्ड में अगर मैं बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली मुझे महंगाई यहाँ से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैंने 2026 के आगाज़ में ये कहा था कि महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे नहीं जब पाकिस्तान फ्लाई करने लगा है महंगाई कम हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से भी महंगाई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और यहाँ पे सेक्रीफाइस भी नज़र आ रहा है। एक चीज़ और है, सैटर्न जो है वो इंसाफ को और टैक्स की चीज़ों को भी रूल करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे
फाइलर नॉन फाइलर वाला जो मामला है ये मजीद जो है वो सख्ती की तरफ जा सकता है, यानी नॉन फाइलर लोगों के लिए जो टैक्स नेट में नहीं है उनके लिए भी मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ठीक है कनान, अब इंटरेस्टिंगली अब हो ये रहा है कि एक तो बजट की आपने बात की ना, अब कल से फुटबॉल वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया और रात से मैसेजेस आ रहे हैं कि कनान से ये ज़रूर पूछें कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। इसमें भी क्या ये चीज़ मैटर करती है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्या आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा हिंसा है जो इस वक्त दुनिया की किसी एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है तो वो उसके लिए फेवरेबल हो जाए और वो शायद वर्ल्ड कप भी जीत जाए? बहुत सारी प्रेडिक्शन आती हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग से जो है सिचुएशन है। कनान की क्या इसके ऊपर प्रेडिक्शन है? अच्छा, फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से मुझे भी बहुत सारा मैसेजेस मसूल हुए हैं। जिन कंट्रीज को नंबर 1 रूल करता है, 1 का नंबर जिनको रूल कर रहा है या जिनका येलो कलर है किट का और गोल्डन कलर है उसमें, तो उनको ज्यादा फेवर मिलेगी 2026 में। और बाकी जो स्केजुअल आएगा कैप्टन्स के हवाले से देखेंगे तो चीजें चेंज होती रहेंगी। बट मुझे लगता है टॉप 4 टीम की अगर मैं बात करूं तो उसमें वो टीमें होंगी जिसमें नंबर 1 का अदद जो है वो डोमिनेट करेगा और जिनकी किट येलो होगी या गोल्डन कलर की होगी डेफिनेटली वो टीमें जो है वो राइज करती हुई हमें दिखाई दे सकती है। जबरदस्त जी, तो ये इसके ऊपर नजर रखें। डॉक्टर साहब ने बात की कि कलर येलो, आई थिंक हमें क्या चेंज करना पड़ेगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का? ये भी पूछ लें चले आप कनान का इसके बारे में भी क्या राय है? तो हमारे फेवर में नहीं है ना हमारी टीम के क्या कलर। हमारे जो टीम का कलर है पाकिस्तान का ग्रीन, तो क्या वो उससे कुछ फायदा नहीं होगा हमें? अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज बड़ी काबिल गौर है। मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूँ कि ग्रीन कलर हमेशा चोक करता है, ये किट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तानी टीम को देख ले, साउथ अफ्रीकन टीम को देख ले, बांग्लादेश की टीम को देख ले, अनएक्सपेक्टेड मैचेस जीतते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे मैचेस हारते हुए दिखाई देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमने देखा है बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो ग्रीन जो किट है, जो कलर है ग्रीन वर्दी का, ये जो है अप्स एंड डाउन्स के साथ आता है क्योंकि मरकरी का कलर है, सडन चेंजेस लेके आता है। अच्छा, एक चीज और काबिल गौर है कि जिन टीमों के कलर क्रिकेट में ब्लू है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। है, बिल्कुल सही। अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, exactly. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है और जम के खेलती है, चाहे वो छोटी टीमें हो। इंडिया तो खैर डोमिनेट करती ही है और येलो किट जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंस की तरफ लेके जाती स्पोर्ट्स में। ऑस्ट्रेलिया की किट का कलर जब तक येलो था वो डोमिनेट करते रहे क्रिकेट को, उन्होंने 5 से 6 वर्ल्ड कप जीते। अभी उन्होंने भी ग्रीन ऐड कर लिया, उनकी हालत भी आप देख सकते हैं, बांग्लादेश जैसी टीम से भी हार गए हैं वो। तो ग्रीन कलर जो है ये अप्स एंड डाउन्स के साथ चलता है, सडन चेंजेस आती हैं, अप्स एंड डाउन्स, और यही चीज अप्लाई होगी पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर, उसमें भी ग्रीन कलर है, हालात आप देख लें। वेरी राइट। अच्छा कनान, लास्टली मैं जानना चाहूंगा जरा फिटनेस के हवाले से। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ एथलीट ऐसे हैं, प्लेयर्स ऐसे हैं जो शुरू में जब वो आए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब मेरा दिमाग ये कहता है आपकी बातें सुनने के बाद कि उनकी शर्ट के पीछे जो नंबर है शायद इससे भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस चीज को डिस्काउंट कर देते हैं कि जनाब ये नंबर से कुछ नहीं होता, कोई भी नंबर उठा के दे दो। अगर उसके ससुर ने 9 नंबर की शर्ट पहनी है तो दामाद भी 9 नंबर की पहनेगा। हमारे यहाँ तो ये सिलसिला चल रहा है ना, तो क्या ये वाकईतन असरअंदाज होती है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर? बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर्स पैदाइश से लेके मौत तक इंसान की जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर, आपके कॉलेज का नंबर, आपके स्कूल का रोलिंग नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर, और उसके बाद सबसे अहम आपके नेम का नंबर है। अच्छा, अब शर्ट पे आते हैं तो जो शर्ट सुसर ने पहनी, डेफिनेटली सुसर की डेट ऑफ बर्थ अलग है और दामाद की अलग है। जब आप सेम नंबर को फॉलो करेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलती है। और अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें तो मोस्टली लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को फॉलो करते हुए जर्सी पहनते हैं। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की बात कर लें या फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलियंस की बात कर लें, इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात कर लें, तो वो नंबर जो है अपना चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम में बहुत ज्यादा
अनलकी नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। सईद अजमल के बारे में एक दौर में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि उनका नंबर 28 था शर्ट का, तो ये नंबर इंसान को ऊंचाई पे ले जाके अचानक से गिरा सकता है, और हमने वही देखा उनके करियर में भी हुआ। ठीक है कनान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कनान से हमारा राब्ता रहेगा। कनान की प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस आउटस्टैंडिंग है, और उन्होंने ये ऐसी बातें बताई हैं कि जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी। ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इसके बारे में जरूर सोचें। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जनाब, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। एवरीवन, आप देख रहे हैं कि मैं वापस आ गई हूँ अपनी जगह पर, और हमने सेगमेंट किया। कनान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त उनकी प्रेडिक्शंस होती हैं और उनकी जो एनालिसिस है वो ज़बरदस्त हैं, और हमने आप सब ने सुना होगा डेफिनेटली और उसे पसंद किया होगा। और अब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे सेगमेंट में। बजट के हवाले से अब हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है यासिर इस वक्त हॉट टॉपिक ही बजट है, और इसके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ सरदार शौकत पोपलजई साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देखी गई और हम सब ने देखा कि उसमें कुछ अहदाफ मुकम्मल किए जा चुके हैं, कहा तो गया है, और कुछ में अहदाफ नहीं पूरे किए गए। क्या एनालिसिस है आपकी, थोड़ा सा उस पर बात करें। देखें, मैं कंट्रोवर्सल तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिगर्स ऐसे हैं कि आपको पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन को देखना होगा। फेडरेशन में सारे सूबे हैं, उनके पर्सपेक्टिव को देखना होगा। तो मैं बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव पे जरूर अर्ज करूंगा कि जी सर, उसके अंदर अगर आप टोटल आप देखें कि बलूचिस्तान का सूबा टोटली एनएफसी पे डिपेंडेंट है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो आप अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो बलूचिस्तान की वो नहीं है जो होनी चाहिए एक्चुअली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लिंकेजेस हैं। आप देखें हमारे 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, अफगानिस्तान है, तफ्तान ईरान है, और फिर गाबत ईरान है। उसके बावजूद भी हमारे इश्यूज हैं। आप इंडिकेटर्स अगर आपने पूरे पढ़े हैं तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि हमारे इश्यूज प्राइमरली वो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ, लेकिन वो बलूचिस्तान तक वो चीजें नहीं पहुंच सकी। बलूचिस्तान का बजट इतना बड़ा नहीं होता और वो फेडरल रिसीट्स पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरली एनएफसी। तो एनएफसी बड़े अफसोस से कहना चाह रहा हूँ कि कुछ अरसे से उसकी मीटिंग होती है, फिर पोस्टपोन हो जाती है, फिर पोस्टपोन हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको अभी तक वो बलूचिस्तान को बेनिफिट नहीं मिल सका जो आगे तरक्की कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सरदार साहब मैं जानना चाहूँगा कि हमारे पास वैसे तो डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा से होती हैं। स्पीकिंग ऑफ बलूचिस्तान, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स माजी में आपको याद है देते रहे, फिर कोई बेल आउट पैकेजेस भी मिलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमें एज सच इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजह रही? और एक और सवाल ये है कि ये इतना इम्बैलेंस क्यों है? एक प्रोविंस के अंदर हमने देखा इतनी प्रोग्रेस हमें नज़र आई है, प्रॉस्पेरिटी भी समहाउ हमें नज़र आई है, बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी नज़र आया है। इसकी वजह क्या है? डू यू थिंक कि 18th अमेंडमेंट आने के बाद ऐसा हुआ है, या इससे पहले की ये सिचुएशन ऐसी है? और अब ये कहा जा रहा है कि अगर 28th अमेंडमेंट आ जाती है, दोबारा से फेडरेशन स्ट्रांग हो जाती है, फेडरल जो आपकी अथॉरिटी है वो दोबारा से वो रीगेन कर लेता है, तो क्या उसके बाद चीजें इंप्रूव हो सकेंगी? व्हाट डू यू थिंक? इसके बारे में क्या कहेंगे प्लीज? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी कि we need effective leadership, you know. एक अच्छी लीडरशिप हमें चाहिए जो अवाम उन्नास से निकले और फिर वो अवाम का दर्द रखे और फिर अवाम के लिए डिलीवर करे। एक तो नंबर 1 ये है। नंबर 2 है बलूचिस्तान। देखिए, 67% ऑफ इकोनॉमी ऑफ बलूचिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली। लोग हर वक्त माइनिंग करते हैं। उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आपका फिशरीज है। आपके पास 800 किलोमीटर सी शोर है। तो इन 3 के साथ मैं ऐड करूं तो बेहतरीन लाइफ स्टॉक है दुनिया का बलूचिस्तान के अंदर।
लेकिन मैं देखता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट माजरत के साथ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या लोगों को अंगेज रखने के लिए बार बार बोलेंगे जी माइनिंग, नो डाउट माइनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इट्स अ रिच सेगमेंट, ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दिस, यू नीड ह्यूज, अगर पूरे पाकिस्तान का बजट आप लगाएंगे बलूचिस्तान के अंदर तो अगले 5-10 साल में वो वाइब्रेंट मिनरल रिसोर्सेज बाहर आएंगे। लेकिन 5-10 साल बलूचिस्तान की पॉपुलेशन, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट हेल्थ, विदाउट एजुकेशन सर्वाइव कर सकता है? मुश्किल, नॉट एट ऑल। तो प्रॉब्लम ये है कि तमाम सूबों को मैं वेरी सिंपल एंड ब्लंटली बोलूंगा कि बलूचिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेडरेटिंग यूनिट है। आपको तमाम सूबों को इसका ख्याल रखना होगा, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं रखना होगा, तमाम सूबों को इसका ख्याल रखना होगा कि वो जो कंसेशन दे सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट वहां आ रही है तो आप इन्वेस्टमेंट इधर करें, तो ये तमाम चीजों को आगे लेके चलना। लेकिन सर, डोंट यू थिंक कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ इनपुट होना चाहिए? जो वहाँ के मकामी नुमाइंदे हैं उनके पास एटलीस्ट दे हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्लान कि जिसको एग्जीक्यूट किया जाए, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो। ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है, बट स्टिल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई वहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई प्लान तो एटलीस्ट होना चाहिए। मुख्तलिफ दौर में हुकूमतें आती और जाती रही, चीज़ें कुछ मटीरियलाइज नहीं हुई, ऑन पेपर तो बहुत सारे प्लान रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका कितना इनपुट होना चाहिए जो कि नहीं नजर आया? यासिर भाई, मैं अफसोस से कहना चाह रहा हूँ कि कुछ अरसे से बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इंसर्जेंसी है, तो लोकल लीडरशिप तो उसके अंदर गुम है बेचारे। दे वांट पीस इन देयर एरिया। उनको समझ नहीं आ रही कि वो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से उसको ठीक करें। आज फिर पूरा बलूचिस्तान स्ट्राइक है, पूरा बंद किया हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे फैक्टर हैं जो आम आदमी के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इस वक्त। आम आदमी बहुत परेशान है, उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आपको ये समझना होगा फेडरल गवर्नमेंट को कि वजीर आजम साहब, सदर साहब बलूचिस्तान के चक्कर लगाते हैं और 1 घंटा 4 घंटा रहने के बाद चले जाते हैं। लेट देम सिट देयर फॉर अ वीक, लेट देम सिट देयर फॉर अ मंथ। आप अपनी प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस शिफ्ट करें कोयटा के अंदर, तो यू शुड फील द पेन ऑफ पीपल। Today's economics in Balochistan is a pain, I am telling you the truth. तो उसको आपको बुरा लगेगा, हाकिम वक्त को बुरा लगेगा, but that is a reality. They must, आप जीडीपी और इन्फ्लेशन और फॉरेन एक्सचेंज में पड़े हुए, आप नीचे जाके तकलीफ देखें लोगों की। बलूचिस्तान आपका आधा पाकिस्तान है। यू हैव टू एड्रेस द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ दिस प्रोविंस। राइट, ठीक है जी। चलें, आपने जैसे कहा कि ये होना चाहिए कंसिडरेशन में और होपफुली होगा भी, एक वक्त आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो वहाँ पे जाएगी भी, और जैसे आपने कहा कि वो वहाँ पर एड्रेस करे लोकल्स के इशू को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने पोटेंशियल को सही तरह से कैपिटलाइज करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय एंड लार्ज हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। मेरा क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा IMF के प्लान के हवाले से। स्पीकिंग ऑफ IMF, हमारे पास जिस किस्म की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन या इन्वायरमेंट है, इसमें प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? ये वैसे तो एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। आई नो कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है, बट वुड यू थिंक कि वे टू बिगिन, कहाँ से स्टार्ट किया जाए ये सिलसिला? बिल्कुल, डेफिनेटली इट्स वेरी सिंपल। देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि IMF के साथ जो डिसीजन लेते हैं या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ डिसीजन लेते हैं, क्या बलूचिस्तान से मुशावरत करते हैं आप? वो तो किसी से, कोई भी स्टेक होल्डर जो शायद इसमें शामिल नहीं होता। नहीं, वो बिल्कुल कोई कंसल्टेशन नहीं होती। फ्रैंकली दिस इज ट्रुथ। आप एक प्राइम मिनिस्टर से और एक चीफ मिनिस्टर से अगर आप कंसल्टेशन देंगे तो वो दैट्स नॉट इनफ एट ऑल। आपको पूरा एक सिस्टम जैसे दूसरी जगह इवॉल्व होता है कि आप डाउनस्ट्रीम तक हर आम आदमी से आपको लेना होगा। देखिए, अभी तक हमारा
ये 47% ऑफ पाकिस्तान जो है नॉमेडिक ट्राइबल सिस्टम पे चल रहा है। यस, लोग अपनी इकोनॉमिक्स अपने ऊपर चल रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि यार मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है बताते हुए। कई लोगों को कराची का ही नहीं पता कि कराची कहाँ पे है। एग्जैक्टली। कई लोगों को मालूम नहीं है लाहौर कहाँ है, वो उनको मालूम नहीं है। तो ये किसका कसूर है? आप माशाल्लाह इधर 100 से ज्यादा लोकल और 300 से ज्यादा फॉरेन चैनल्स देख लेते हैं जी। वहां तो पीटीवी भी नहीं आता कई इलाकों में। एग्जैक्टली, आपने सही कहा कि वहाँ पर एक्सेस होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हैं और इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद यही की जा रही है और हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि मामला बेहतर हो ये जो हमारे छोटे एरियाज़ हैं, छोटे एरियाज़ इन अ सेंस कि जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी डेंस नहीं है, पर्टिकुलरली जैसे भी बलूचिस्तान की बात हो रही है, रिसोर्सेज तो हैं और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक नहीं है। एग्जैक्टली, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भी सरदार साहब फरमा रहे थे कि एक परसेप्शन ही है कि जैसे भी उन्होंने मिसाल दी ना कि कराची लाहौर से कोई वाकिफ नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता, उसी तरह वहाँ की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उससे भी वाकिफ नहीं है। इज वेरी राइट कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो उनकी स्ट्रेंथ है, फिशिंग की जो इंडस्ट्री है वो उनकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल स्ट्रेंथ की हम काफ़ी दिनों से बजट के हवाले से जब से हम बात कर रहे हैं यासिर, तो हम यही बात कर रहे हैं कि हमें स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है। और मोस्टली सर ने भी इस तरह कहा कि एग्रीकल्चर बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की कि वहाँ पर भी स्ट्रेंथ, हम माइनिंग के हवाले से ही बात करते हैं, मगर एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पर कंसिडरेशन की ज़रूरत है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि कंसिडरेशन पर वो चीज़ें आ जाएँ, बेहतरी की तरफ हम आ जाएँ? देखिए वेरी सिंपल है कि कंसल्टेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कंसल्टेशन पॉलिटिकल एंड कंसल्टेशन प्रोफेशनल, राइट। तो ये दोनों का जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे पड़ती है। फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि वो एनएफसी का खैरात फंड क्रिएट करके वो सूबों को पैसिफाई कर देंगे। अब वो वक्त नहीं आया। आप कैसे एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़े एरिया को आप पैरवी की माफी आप खैरात पे छोड़ेंगे? तो यू हैव टू एड्रेस, यू हैव टू अडॉप्ट मॉडर्न मेथड के यार इस सूबे को कैसे आगे डेवलप करना है। आज जुल्म की तो ये इंतहा है कि कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद, मैं ईरान कौन बात बताने लगा आपको। जी बताइए कि आज जो हमारे एयर लाइंस हैं वो 2-2 लाख रुपया किराया भी ले लेती हैं। जी। फेडरल गवर्नमेंट क्या सो रही है? उसको पकड़ नहीं सकती क्या? दिस इज नॉट इकोनॉमिक। क्या बैंकों को वहाँ 45-50 बैंक अपनी ब्रांचेस बनाते हैं, वो बलूचिस्तान वाले को एक पैसा लोन नहीं देंगे क्योंकि जी इधर सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। तो भैया पैकअप करें, निकल जाएं। Then let Balochistan live in Stone's Age। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट विल हैव टू मेक श्योर, इसको मेक श्योर करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। अच्छा, ये पूरा हमारा सरदार साहब आप मुझे माफ करें, पूरे पाकिस्तान का मसला यही है कि जो बैंक्स होते हैं ना, ये एसएमईज को जो है वो नहीं देते, लोन्स नहीं मिलते। यहाँ पर आपके पास को माइक्रो फाइनेंसिंग का ऐसा कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है। और प्लस ये कि जितने हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपके यहाँ काम हो रहा है वहाँ तो ये बड़ा ही मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है, कोई ऐसा प्लान, कोई वे निकालना पड़ता है जो कि आई एम सॉरी हमारे पास इस वक्त हमारी कंसिडरेशन में नहीं है कि हम इसको स्ट्रेंथन कर सकें। एंड यू आर वेरी राइट, एग्री विद यू। थैंक यू सो वेरी मच सरदार साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब अब बात ये है कि देखें अभी जैसे उन्होंने निशानदेही की एक बैंकिंग के सिस्टम की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी सारी बैंक, ये जो सिस्टम है, अभी जो बजट की अनाउंसमेंट है, ये सब कुछ हो जाएगी, बट ये जो सॉफ्ट लोन्स वाला एरिया है इसके ऊपर कैसे काम होगा? अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आपने ख़त्म करना है तो उसके लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप अपने बैंकिंग सिस्टम को फाल करें, और जब वो फाल हो जाए तो उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि वो एक्सेस टू फाइनेंस दे लोगों को, उन लोगों को खास तौर पे जो छोटे बिजनेसेस कमेंस करना चाहते हैं। अगर उनको सॉफ्ट लोन्स मिलेंगे, सॉफ्ट कंडीशंस के ऊपर मिलेंगे, उनको लेवरेज मिलेगी सही तरह से, एग्जैक्टली, तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे, फ्लरिश करेंगे, और इवेंचुअली ये होगा दे विल एंडेड अप इन अ
बिग बिजनेसेस Yes. और LSM के अंदर वो चले जाएंगे और यही एक कंट्री की स्ट्रेंथ होती है जो बिल्कुल। हमारी कंसिडरेशन में नहीं नहीं होता। है, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का फ्लॉ है Flaw और वो है, मुमकिन नहीं है कि हम IMF के प्लान में बिल्कुल। रहते हुए एग्जीक्यूट कर सकें। यही जी, हमारे बिल्कुल lastly, डिस्कशन चल रही है यासिर कुछ Exactly. हवाले से, और बिल्कुल जिस तरह से सरदार साहब भी यही निशानदही कर रहे थे कि स्ट्रेंथ पर काम करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है वो अब देखना है। आया अब बजट जिस तरह कुछ देर में पेश हो जाएगा, सपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं थोड़े बहुत ही सही, तो हम देखेंगे कि क्या उस पर काम किया जाएगा आने वाले साल Shall see. में। उम्मीद हम अच्छी रखते हैं, हमेशा हम कुछ ना कुछ तो एक पॉजिटिविटी रखते हैं। अब भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, तो देखते हैं यासिर, इंशाल्लाह Let's see होपफुली वी शैल क्या सी, होता देखते है। हैं कि क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, आज प्रोग्राम बजट की का वक्त अनाउंसमेंट है, होने जी। के लिए जा रही है चैनल 5 न्यूज़ के ऊपर। आज हमारा सिलसिला, बल्कि कल से बिल्कुल। इनफैक्ट ये सिलसिला जारी है और रात कल भी गए तक जारी जो है वो रहेगा। जारी रहेगा जी। इंशाल्लाह। हमारा, मैं और हमारी सारी टीम जो है वो यहाँ पर एक्टिव है और इंशाल्लाह आपको बजट के हवाले से अपडेट्स देते अपडेट्स रहेंगे। देते रहेंगे। यहाँ से हमें इजाज़त लेनी होगी वेकअप पाकिस्तान से। इंशाल्लाह मंडे को वेकअप पाकिस्तान में मुलाकात होगी, बट ये कि आपकी और हमारी मुलाकात बजट की स्पेशल बजट की ट्रांसमिशन में ज़रूर रहेगी, होगी। बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल अपना रखिए। बहुत ख्याल यासिर रखिए। हुसैन अम्मारा को और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।